नोएडा के निठारी गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था। बच्चे खेलते थे, औरतें पानी भरने जाती थीं और हर गली में छोटी छोटी चाय की दुकानों पर मर्द हंसी मजाक करते थे। लेकिन उस साल कुछ बदल गया था। एक अजीब सा सन्नाटा बसने लगा था। पहले एक बच्ची गायब हुई, फिर एक और, फिर एक लड़का, और फिर तो जैसे हर हफ्ते कोई ना कोई बच्चा गायब हो जाता। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, पुलिस ने भी नहीं। हर मामले में यही कहा गया, शायद भाग गया होगा या कहीं रिश्तेदार के घर चला गया होगा। रिम्पा हलदार 14 साल की थी। वह अपने स्कूल से लौटते समय रास्ते से अचानक गायब हो गई। उसके माँ बाप दर दर भटके, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने शिकायत दर्ज की, लेकिन जांच ना के बराबर हुई। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि उनके बच्चे किसी जाल में फंस रहे हैं, लेकिन सब खामोश थे। किसी को कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। कुछ लोग तो यही कहने लगे कि शायद ये सब झूठ है, बच्चे खुद ही भाग जाते हैं। लेकिन डर असली था, और वो एक मकान से उठ रहा था, D5 सेक्टर 38 नोएडा। इस घर में एक अमीर बिजनेसमैन रहता था, मोनिंदर सिंह पांडेर। उसके साथ एक नौकर था, सुरिंदर कोली। कोली बहुत कम बोलता था, हमेशा काम में लगा रहता था और ज्यादा किसी से मेलजोल नहीं करता था। लेकिन मोहल्ले के कुछ लोग कहते थे कि उस घर से अजीब सी बदबू आती है, खासकर रात को, और कभी कभी खिड़की से कोई साया सा झांकता है। एक दिन कुछ बच्चे खेलते खेलते उस घर के पास वाली नाली में पहुंचे। वहां उन्हें एक बोरी में कुछ मिला, इंसानी हड्डियां। पहले तो उन्हें लगा ये जानवर की होंगी, लेकिन जब पुलिस आई और जांच की तो वो हड्डियां बच्चों की थीं। उसी दिन सब कुछ बदल गया। पुलिस ने घर को सील कर दिया और खुदाई शुरू हुई। नाली के अंदर से एक के बाद एक दर्जनों नर कंकाल निकले। किसी के सिर नहीं थे, किसी के हाथ गायब थे। वो नजारा इतना खौफनाक था कि खुद पुलिसकर्मी उल्टी करने लगे। पूछताछ शुरू हुई। पहले तो मोनिंदर सिंह पांडेर ने कुछ भी मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, ये सब मेरा नौकर करता होगा। सुरिंदर कोली को हिरासत में लिया गया। वो चुप रहा, लेकिन पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो जो उसने बताया उसने पूरे देश को हिला दिया। कोली ने कबूल किया कि वो बच्चों को घर के अंदर बुलाता था, कभी चॉकलेट का लालच देकर, कभी पैसे का, फिर उन्हें मार डालता था। लेकिन यही खत्म नहीं हुआ। उसने बताया कि वह उनके शरीर के टुकड़े करता था और फिर कुछ टुकड़ों को नाली में फेंकता था, कुछ को घर में दबा देता था, और कभी कभी वो उनके मांस को पकाकर खा भी लेता था। हाँ, यह सच था। उसने खुद कबूला कि वो नरभक्षी था। उसने बताया कि उसे ऐसा करने में खुशी मिलती थी। और पांडेर, उसने कहा कि वो सिर्फ देखता था, कभी कभी कोली को मदद करता था, कभी चुपचाप देखता रहता था। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि कुल मिलाकर 16 बच्चों और महिलाओं को इस घर में मार डाला गया था, और शायद इससे भी ज्यादा, क्योंकि कई कंकाल इतने खराब हालत में थे कि उनकी पहचान नहीं हो सकी। जो परिवार अपने बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट लेकर महीनों से भटक रहे थे, उन्हें अब जवाब मिला। उनके बच्चे मारे जा चुके थे और उनके शरीर के टुकड़े नाली में सड़ चुके थे। पूरा देश हिल गया। टीवी चैनल्स इस केस को निठारी नरसंहार कहने लगे। संसद में बहस हुई, उत्तर प्रदेश सरकार की किरकिरी हुई और पुलिस पर सवाल उठने लगे कि इतनी सारी शिकायतों के बावजूद भी उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की। कई अफसरों को सस्पेंड किया गया, लेकिन नुकसान तो हो चुका था। सुरिंदर कोली ने कोर्ट में भी अपने गुनाह कबूल किए, लेकिन जब पूछताछ की गई कि वो ऐसा क्यों करता था तो उसका जवाब चौंकाने वाला था। मुझे लगता था मेरे अंदर कोई और है, कोई बुरी आत्मा। मैं बस वही करता गया जो उस आत्मा ने कहा। मनोचिकित्सकों ने उसे मानसिक रोगी करार नहीं दिया, लेकिन ये तय था कि वो मानसिक रूप से बहुत ही खतरनाक इंसान था। मोनिंदर सिंह पांडेर ने हर बार यही कहा कि उसे कुछ नहीं पता था, वो बिजनेस में व्यस्त रहता था। लेकिन कुछ गवाहों ने बताया कि उसने कभी कोली को रोका नहीं, बल्कि कई बार उसे शराब भी पिलाई और छुपाने में मदद की। कोर्ट में लंबी सुनवाई चली और आखिर में कोली को फांसी की सजा सुनाई गई। पांडेर को भी कई मामलों में आरोपी बनाया गया, लेकिन उसके खिलाफ पुख्ता सबूत कम थे, इसलिए कुछ मामलों में उसे बरी कर दिया गया। पर सवाल आज भी वहीं खड़ा है,
अगर पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की होती तो क्या ये 16 बच्चे बच सकते थे? क्या इतने घरों के चिराग बुझने से बचते? क्या ये नरसंहार टाला जा सकता था? पूरे देश में कोहराम मच चुका था। लोग सड़क पर उतर आए थे। पीड़ित परिवार हाथों में पोस्टर लिए रोते हुए इंसाफ मांग रहे थे। कई माँओं ने तो अपने बच्चों की तस्वीरों को गले से लगाकर आत्मदाह करने तक की कोशिश की। जिन बच्चों को उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया था, अब उनके नाम पर बस एक बोरी में मिली टूटी हड्डियां रह गई थीं। पुलिस और सरकार पर लगातार सवाल उठने लगे कि कैसे इतने सारे लोग गायब होते रहे और किसी को भनक तक नहीं लगी। पांडेर और कोली को पुलिस कस्टडी में रखा गया था। कोली पूछताछ के दौरान कभी शांत रहता, कभी हंसने लगता, जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता हो कि उसने क्या किया। कई बार वह अपने बयान बदलता, कभी कहता कि उसे कुछ याद नहीं, कभी कहता कि उसने सब किया। लेकिन एक बात हर बार साफ होती गई, उस घर में जो भी हुआ वो सिर्फ एक आदमी की सनक नहीं थी। वो एक ऐसा खौफनाक तंत्र बन चुका था जहां इंसानियत दम तोड़ चुकी थी। जांच एजेंसियों ने पूरे घर की खुदाई करवाई। बाथरूम से लेकर किचन तक हर जगह कुछ न कुछ ऐसा मिला जिसने लोगों की रूह कंपा दी। फ्रिज में कुछ मांस के टुकड़े थे जो इंसानी थे या नहीं, इसका पता लगाने के लिए फॉरेंसिक जांच हुई। फ्लोर के नीचे से खून के धब्बे मिले। दीवारों पर सूक्ष्म स्तर पर डीएनए ट्रेसेस थे। कुल मिलाकर 16 शवों की पहचान हो सकी, लेकिन ऐसा भी शक था कि यह संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। नाली से 40 से अधिक हड्डियां और खोपड़ियां मिलीं, जिनमें कई इतने छोटे थे कि शायद 3-4 साल के बच्चों के रहे होंगे। सीबीआई ने केस अपने हाथ में लिया। उन्होंने सुरिंदर कोली से लंबी पूछताछ की। कोली ने स्वीकारा कि उसने बच्चों को झूठ बोलकर बुलाया, कभी खिलौना दिलाने का बहाना, कभी मिठाई का। अंदर ले जाकर वो दरवाजा बंद कर देता, फिर गला दबाकर हत्या करता और शव के टुकड़े करता। कुछ अंगों को वो रख लेता और कुछ को फेंक देता। उसने ये भी बताया कि कई बार वो शव के साथ कृत्य करता था और बाद में पकाकर खाता था। कोर्ट में ये सब सुनकर जज भी हैरान रह गए। पूरी मीडिया इस केस पर नजरें गड़ाए बैठी थी। हर चैनल की पहली हेडलाइन यही थी, निठारी के नरभक्षी का कबूलनामा। लोग गुस्से में थे। वे चाहते थे कि इन दरिंदों को तुरंत फांसी हो। हर सुनवाई के दिन कोर्ट के बाहर भीड़ जमा होती, लोग नारे लगाते, इनको बीच चौराहे पर लटकाओ। पांडेर ने बार बार कहा कि उसे कुछ नहीं पता, ये सब कोली करता था। लेकिन कई सबूतों ने उसकी चुप्पी पर सवाल खड़े किए। पड़ोसियों ने बताया कि जब बदबू आती थी उन्होंने कई बार शिकायत की थी, लेकिन पांडेर ने कभी उसे गंभीरता से नहीं लिया। ये भी सामने आया कि वो कई बार घर पर होता था जब कोली बच्चों को अंदर ला रहा होता था। फिर भी कोर्ट में पुख्ता सबूत न होने के कारण कई मामलों में पांडेर को बरी कर दिया गया, लेकिन नैतिक रूप से वो दोषी ही ठहरा। 2010 में सुरिंदर कोली को पहला डेथ वारंट मिला। कोर्ट ने कहा कि इसने जो किया वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, जिसमें दया की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन फिर भी उसके वकील ने फांसी को रोकने के लिए राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी। राष्ट्रपति ने याचिका खारिज कर दी। फिर भी कानूनी प्रक्रिया के कारण फांसी बार बार टलती रही। हर बार जब कोली की फांसी का दिन आता, किसी न किसी कारण से उसे आगे बढ़ा दिया जाता। इस दौरान जेल में कोली बिल्कुल शांत था। वो रोज सुबह उठता, प्रार्थना करता और जो कुछ जेल के नियम थे उन्हें मानता। एक जेलर ने बताया कि उसने कभी कोई हंगामा नहीं किया, कभी कुछ मांग नहीं की, जैसे उसे अपने अपराधों का कोई पछतावा नहीं था, लेकिन फांसी का डर भी नहीं। 2015 में एक बार फिर कोली को फांसी देने की तारीख तय हुई। इस बार जेल में बाकायदा फंदा तैयार हुआ, सुरक्षा बढ़ाई गई, डॉक्टरों की टीम को तैनात किया गया। लेकिन आखिरी वक्त पर एक और याचिका दाखिल कर दी गई और फिर से फांसी टाल दी गई। लोग हैरान थे कि जिस दरिंदे ने बच्चों को मारकर खा डाला वो अभी तक जिंदा क्यों है। न्याय व्यवस्था पर सवाल उठे, लेकिन कानून की प्रक्रिया लंबी थी और उसका पालन जरूरी भी। पीड़ित परिवार टूट चुके थे। कई माँ बाप सदमे में चल बसे। एक महिला जिसने अपनी 7 साल की बेटी को खोया था, हर हफ्ते उस घर के बाहर मोमबत्ती जलाने जाती थी। वो कहती थी, अगर मेरी बेटी को वो जिंदा नहीं कर सकते
तो कम से कम उसके कातिल को सजा दें। सरकार ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की, लेकिन वो रकम कभी भी उस दर्द की भरपाई नहीं कर सकती थी जो उन्होंने सहा था। एक एनजीओ ने उन बच्चों की याद में एक स्मारक बनवाया, जहां हर साल मोमबत्ती जलाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। मोनिंदर सिंह पांडेर अब भी जेल में है। कई मामलों में ट्रायल लंबा चल रहा है। सुरिंदर कोहली को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन उसकी फांसी अभी भी अटकी हुई है। यह केस भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में एक उदाहरण बन चुका है कि कैसे इंसान कभी कभी जानवर से भी ज्यादा भयानक बन सकता है और कैसे सिस्टम की लापरवाही मासूम जिंदगियां निगल जाती है। आज भी अगर आप नोएडा के सेक्टर 31 जाइए तो लोग उस घर की ओर इशारा करके कहते हैं, वो निठारी वाला घर है। वहां कोई किराए पर नहीं रहता, वो मकान बंद पड़ा है। कभी कभी रात को लोग कहते हैं कि उस घर से अब भी कुछ आवाजें आती हैं। शायद वो उन बच्चों की रूहें हैं जो आज भी इंसाफ की तलाश में भटक रही हैं। तो दोस्तों, ये थी उस सच्चे अपराध की कहानी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मासूम बच्चों की चीखें ना किसी ने सुनी, ना किसी ने बचाने की कोशिश की, और जब तक सबको सच्चाई का पता चला, बहुत देर हो चुकी थी। क्या यह घटना रोकी जा सकती थी? शायद हाँ, अगर वक्त रहते किसी ने आवाज उठाई होती। लेकिन आज उन बच्चों की यादें ही हमारी जिम्मेदारी हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको इस केस में सबसे ज्यादा झटका कब लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही सच्ची घटनाओं की परतें हम हर हफ्ते आपके सामने लाते रहेंगे। बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि अगली बार हम फिर लौटेंगे एक और सच्ची और सिहरन भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिएगा। सच के रास्ते पे चलती रहेगी हमारी आवाज। मिलते हैं अगले एपिसोड में।